हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। फाइनली हम पहुंच गए फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 160 पे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा, स्टोरी फिर से ट्रैक पे लौट रही है। हमें आर्क आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में भी हम लगातार सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस वीडियोस अवेलेबल करवा रहे हैं। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स नॉर्मल से 2 एपिसोड आगे रहते हैं। वेल, मैं इसके बारे में शुरू में क्यों बता रहा हूँ, ये आप में से किसी एक का सुझाव था। चलो अब कर लिया जाए पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में फेंटियन वानो पवेलियन की पवेलियन मास्टर हुआशिन से मार खाने के लिए तैयार होते हैं। मामला दिल का था, इसलिए कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। पवेलियन मास्टर हुआशिन ने गुस्से में आके फेंटियन के ऊपर हमला कर ही दिया था। तभी एंट्री मारती है पॉइजन सैक की सैक मास्टर। इन तीनों के बीच में होता है लव ट्रायंगल। आप उसकी डिटेल्स पिछले एपिसोड को देख के जान सकते हो। फिर हमें अलग अलग सिनेरियोस दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से सोलोमन सैक, सोल क्लैन और गोस्ट वर्ल्ड जॉन सेंटिन के ऊपर एक बड़े हमले की फिराक में है। ये ऑफ कोर्स जॉन सेंटिन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इनके प्लान्स को रोकने के लिए एल्डजू तैयार थे। वहीं पे अब तक जियान को कल्टिवेशन केव के अंदर गए हुए 50 दिन हो चुके होते हैं। हमने देखा था कि इस तरीके से जियान ने टोंगटियान रिवर की एनर्जी को ऑब्जर्व करके 6 स्टार 2 एम्परर के पीक में ब्रेक थ्रू किया होता है। जब वो खड़ा होता है तो उसे सुनहरी नदी के अंत में एक हरे रंग का चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, लेकिन उसमें से डेंजरस वाइब्स बाहर आ रही होती है। जियान को लगता था कि अभी हाल फिलहाल उसे इस चीज से उलझना नहीं चाहिए। इस वजह से वो डिसीजन लेता है कल्टिवेशन केव से बाहर आने का। तो चलो यहाँ से करते हैं हम इस एपिसोड की शुरुआत। ये समय था एक और नई सुबह का। जैसे सूर्य की पहली किरण आसमान को चीर के नीचे आती है, बर्निंग इंसेंस पवेलियन में हलचल शुरू हो जाती है। सवेरे सवेरे एक बंदा अपनी पीठ पे बड़ी सी रूलर को लेके चारों तरफ के नजारे देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये शांति कुछ और समय तक बनी रही थी। फिर इसे तोड़ती एक लड़की की पैनी सी आवाज। वो लड़की इस बंदे को डांटते हुए बोलती है, हे तुम इतने आलसी क्यों हो? अभी सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहीं पे तुम बर्निंग इंसेंस पवेलियन के डिसाइपल होने के बाद भी इस तरीके से घूमने में समय कैसे बर्बाद कर सकते हो? ये बंदा ऑफ कोर्स जियान होता है। उसने भी सोचा नहीं था कि सुबह सुबह उसे ऐसी डांट सुनने को मिलेगी। कल्टिवेशन केव से जस्ट बाहर आने के बाद जियान अभी हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसके लिए सरप्राइज की बात ये थी कि जहाँ से उसने कल्टिवेशन केव में एंटर किया था वो बाहर उस जगह से नहीं आया होता। जियान को लगता है ऐसा उस टोंगटियान रिवर की वजह से है। इस लड़की को देख के जियान खुद की तरफ पॉइंट करके बोलता है, मैं? क्या तुम मुझसे बोल रही हो? वो लड़की अपने पैरों को ऊपर रख के अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लेती है। वो कहती है, हाँ तुम। जियान इस बंदी को ध्यान से देखता है। इसकी उम्र 17 या 18 से ऊपर की नहीं लग रही थी। खासकर इसकी आंखों में जो आग होती है ये बताती है कि इस लड़की से पंगे नहीं लेने चाहिए। जियान जो कि सुबह सुबह अनॉय फील कर रहा था, वो कहता है, तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये सुन के वो लड़की हफ करती है। वो कहती है, सैक कॉम्पिटिशन इतना करीब आ चुका है और एंशिएंट रूइंस भी अपने आप को शो करने वाले हैं। क्या तुम्हें सच में इस तरीके से घूम के अपना समय बर्बाद करना चाहिए? जियान अंदर से साय करता है। इस लड़की से क्या बोल रहा है जियान समझ नहीं पाता। वो पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि मैं कहाँ पे हूँ? लगता है इस बार सरप्राइज फील करने की बारी इस लड़की की थी। वो बोलती, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ पे हो? जियान कहता है, मैं टोंगटियान रिवर से बाहर आया हूँ। इन शब्दों को सुनकर उस लड़की के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहती, तुम टोंगटियान रिवर से आए हो? जियान बोलता है, हाँ मैं ह्यूमैनिटी हॉल का डिसाइपल हूँ, मतलब ह्यूमन पैलेस का। एक बार फिर से उस लड़की के हाव बदल गए थे। आखिरकार फैंक्शन पवेलियन के तीनों हॉल्स, इनका कोई मेंबर ऑर्डिनरी नहीं होता। वो लड़की तुरंत ही बाव करके बोलती है, मेरे पिछले शब्दों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरा नाम यूमो है और मैं पवेलियन के सामान का ध्यान रखती हूँ। ये सुनकर जियान नोड करता है। वो कहता है, थैंक यू। क्या तुम बता सकती हो कि पवेलियन का मेन हॉल कहाँ पे है? यूमो एक तरफ इशारा करके बोलती है, इस रास्ते पे जाओ। हल्के से नोड के साथ जियान आगे बढ़ने लगा था। इस अजनबी को जाते हुए देख ऐसा लगता है यूमो गहरे विचार में चली गई हो। वो कहती है, बहुत पिक्यूलियर है, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि इसके पास टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है इसके खिलाफ जीतना सीनियर सिस्टर लिंगजुआन के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। नजारा हमें एक पहाड़ की चोटी का दिखाया गया था। यहाँ हॉल में 2 लोग मौजूद होते हैं। अभी म्यूजिजी, जिनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, वो कहते हैं, तो ये बाहर आ गया। चैंग युआन अपने सिर को हिला के बोलते हैं, 2 महीने। उनकी आवाज में डिसबिलीफ लग रहा था। वो बोलते हैं, इस लड़के ने 9th लेवल में पूरे 2 महीने गुजारे हैं। ये सच में हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में पहली बार हुआ है। वही म्यूजिजी अपनी दाढ़ी को सहलाने लगे थे। वो कहते हैं, इसके पास कितना पोटेंशियल है, हम शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे लगता है ऐसे डिसाइपल का फंक्शन पवेलियन में होना ये हमारे लिए सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि चिंता की बात भी है। इस पर चैंग युआन स्माइल करते हैं। वो कहते हैं, सोना आग में जितना पकेगा उसकी चमक उतनी ज्यादा होगी। मैं भी देखना चाहूंगा कि आगे आने वाली
वाली सिचुएशन को ये कैसे हैंडल करेगा। अगले पल में इन दोनों के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। ये अपीयर होते हैं टोंगटियान रिवर के सामने। अब तक ये जगह लोगों से भर चुकी थी। शोर चारों तरफ होता है। इसे शांत करने वाली शेंग युआन की आवाज थी। वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कल्टिवेशन केव का एक गार्ड बोलता है, डेप्यूटी मास्टर हम जियान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसका ऑरा यहाँ से गायब हो गया। हमें लगा कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। गार्ड की बात को सुन के मिज़ुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। वो चारों तरफ की एनर्जी को सेंस करके बोलते हैं, नहीं अब वो उस रिवर में नहीं है। भले उसका ऑरा बहुत ही फीका हो, मैं तब भी इसे बैक माउंटेन के पास सेंस कर पा रहा हूँ। ये सुन के शेंग युआन अपनी बाएं उठा के बोलते हैं, बैक माउंटेन वो जगह चिंगशिंग के रेजिडेंट के पास है। ये सुन के मिज़ुजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं लगता है किस्मत उसे वहाँ पे लेके गई है, चलो हम भी उसे छेड़छाड़ नहीं करते। सीन वापस जियान की तरफ लौटता है। वो जैसे जैसे इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा था, उसके ऊपर कई डिसेबल्स की नजरें जाती हैं। इनमें से ज्यादातर अर्थ हॉल के डिसेबल्स होते हैं। कुछ समय के बाद जियान भी ऑकवर्ड फील करने लगा होता है। वो कहता है ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। ऑफ कोर्स जियान को पता नहीं था कि उसका टोंगटियान रिवर में रहने का रिकॉर्ड तोड़ना ये अब तक पूरे पवेलियन में फैल चुका था। इससे जियान का स्टेटस लिविंग लेजेंड जैसा हो जाता है। अच्छी बात है कि इससे पहले जियान और भी कंफ्यूज हो पाता, उसके कान में जाती है एक प्यारी सी आवाज। जब वो पीछे मुड़ाता तो जियान को दिखाई देती है एक जानी पहचानी फिगर। ये होती है चिंगशिंग। चिंगशिंग की आंखों में शुरुआत में जियान को देखे सरप्राइज फ्लैश हुआ था, लेकिन फिर वो एक जेंटल आवाज में कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ऑफ कोर्स अगर तुम फ्री हो। जियान अपनी बॉय उठा के बोलता है क्या बात है। ये सुन के चिंगशिंग हिचकिचाने लगी थी। वो आसपास ऐसे देखती जैसे कोई उसकी बात सुन ना रहा हो। वो जियान से बोलती मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक पिल को रिफाइन करो। जियान कहता है पिल को रिफाइन करो। उसकी क्यूरियोसिटी जाग गई थी। वो कहता है मुझे इसके बारे में और बताओ। ये सुन के चिंगशिंग के चेहरे पे हल्की स्माइल आ जाती है। वो कहती है ये एक रेयर पिल है, मुझे लगता है इसे रिफाइन करने के लिए तुम्हारी ऐसे स्किल की जरूरत होगी। हालांकि जियान चिंगशिंग को गहराई से नहीं जानता था, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स बता रही थी कि चिंगशिंग कोई आम इंसान नहीं है। उसका चाल ढाल और बोलने का तरीका ये उसके बैकग्राउंड के बारे में बताता है। और हाल फिलहाल जियान की किसी भी पॉलिटिक्स में उलझने की इच्छा नहीं होती। चिंगशिंग जिसकी आंखें एंटिसिपेशन से भरी हुई थी, वो जियान से पूछती है तो तुम्हारा उत्तर क्या है। ये सुन के जियान कुछ समय के लिए शांत रहता है। ये बात साफ होती है कि चिंगशिंग के पीछे कोई पावरफुल फिगर खड़ा हुआ है, लेकिन वो उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहती। और अगर वो सच में रेयर मेडिसिन पिल को रिफाइन करवाना चाहती है तो लगता है उस पिल को रिफाइन करने के लिए होली फ्लेम की जरूरत होगी। और ये जियान के लिए कोई छोटा मामला नहीं होता। जियान जिसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे, वो अपनी भौं उठा के बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में चिंगलाओ ने बताया। इस बात से चिंगशिंग इनकार नहीं करती। वो बोलती है हाँ मेरे मास्टर ने बताया कि तुम एक सेकंड ग्रेड के एम्पायर अल्केमिस्ट हो और तुम्हारे पास एक होली फ्लेम भी है, मुझे इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी और को नहीं बताऊंगी। जियान गहरी सांस को छोड़ता है। इस विषय के बारे में कुछ और सोचने के बाद जियान फाइनली नोट कर देता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पिल्स को रिफाइन करने के रूल्स के बारे में पता होगा राइट। चिंगशिंग कहती है ऑफ कोर्स, अल्केमिस्ट का काम होता है पिल्स को रिफाइन करना, वहीं पे क्लाइंट को सारी जड़ी बूटियां देनी होती हैं। उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल होती है। वो आगे बोलती है मैंने पहले से ही सारे इंग्रेडिएंट्स के 3 सेट बना लिए, मैं बस चाहती हूँ कि उन इंग्रेडिएंट्स के 3 सेट्स को खत्म करने से पहले तुम एक बार सफल हो जाओ। ये सुन के जियान स्माइल के साथ बोलता है वेल मैं तुम्हें पहले चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा काम सस्ता नहीं होता है। ये सुन के चिंगशिंग ने अपने सिर को एक तरफ झुका लिया था। वो बोलती है एक्सपेंसिव, ये तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। इस लड़की को ऐसी बातें करते हुए देख जियान अपनी आंखें रोल कर लेता है। वो बोलता है क्या तुम्हें सच में इतना गरीब लगता हूँ। चिंगशिंग चीकी स्माइल के साथ बोलती हाँ ये पॉइंट तो है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। जियान अपने दिमाग में कुछ चीजें कैलकुलेट करने लगा था। वो कहता है गेलविन ट्रेजर फ्रूट, कैंगलैंग ड्यू, हेवली किंग जिनशेंग, तुम मेरे पास इन 3 इंग्रेडिएंट्स को लाओ और हमारे बीच में डील पक्की। जब जियान के मुंह से शब्द बाहर आए थे, चिंगशिंग का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो काफी समय के बाद बोलती है क्या तुम सीरियस हो, तुम जानते भी हो कि चीजें कितनी ज्यादा रेयर है। जियान के चेहरे पे बड़ी स्माइल होती है। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। चिंगशिंग को जियान की बात पे भरोसा नहीं होता। वो कहती है चलो शुरू करते हैं विंडगिल ट्रेजर फ्रूट से। ये सर्दियों में थड़कती हुई फ्लेम्स के बीच में बस 1-2 बार ही अपीयर होता है। इसे प्राइसलेस कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वहीं पे कैंगलोंग ड्यू, ये ड्रैगन्स के इलाकों से आती है, जिस वजह से इंसानों के पहुंच के बाद की चीज है। मैंने इसके बारे में पिछले 10 साल से बिल्कुल नहीं सुना है। वहीं पे अगर बात करिए हेवली किंग जिनशेंग की, तो ये तो कीमती खजानों में खजाना है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसे स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। अगर पहले 2 ट्रेजर्स को जोड़ भी दिया जाए, वो तब भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद भी जियान अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन जिस पिल को तुम उसे रिफाइन करने के लिए बोल रही वो सच में उतनी स्पेशल है, तो फिर ये कीमत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। तब तक चिंगशिंग ने अपने दोनों हाथ क्रॉस कर लिए थे।
वो कहती है तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। जियान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। आखिरकार यहाँ पे बस मैं ही एक ऐसा एल्केमिस्ट हूँ जिसके पास इस पिल को रिफाइन करने वाली स्किल्स और होली फ्लेम दोनों ही मौजूद है। ये सुन के चिंगशिन अपने होठों को बाइट करने लगी थी। वो कहती है लेकिन मैं इन 3 आइटम्स में से बस एक ही आइटम दे सकती हूँ। जियान मुंह उठा के बोलते है बस एक। चिंगशिन जिसका चेहरा एकदम फ्रस्ट्रेशन से भर गया होता है, वो कहती है मैं विंड गिल ट्रायर फ्रूट को हासिल करने की कोशिश करूंगी। जहाँ तक बात रही बाकी 2 चीजों की, ये मेरी पहुंच के बाहर है। लगता है शुरुआत से जियान इतनी उम्मीद कर रहा था। तुरंत ही बोलता है डील। अंदर से जियान फूला नहीं सा मारा होता। उसने इन रेयर इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहले सुना भी नहीं था। वहीं पे चिंगशिन इनमें से एक देने को तैयार है। जब जियान इतनी आसानी से राजी हो जाता है, चिंगशिन पलकन झपका के बोलती बस इस तरीके से। जियान नोट करके बोलता है बस इस तरीके से। बताओ तुम कौन सी पिल को रिफाइन करवाना चाहती हो। चिंगशिन एक्सप्लेन करती है इसका नाम है शुआनियन पिल। एक तरीके की ऑक्सिलरी पिल है और ये एक पीक सेकंड ग्रेड एम्पर टियर अर्थ पिल है। बताओ तुम इसे रिफाइन करने में कितने कॉन्फिडेंट हो। जियान स्माइल के साथ बोलता है कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी और उसके लिए चाहिए मुझे समय। चिंगशिन कहती है समय। जियान शेपिसली अपने सर को खुजाता है। वो बताता है कि डेजर्ट माउंटेन रेंज से बाहर आने के बाद मैं ऑलरेडी सेकंड ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट बन चुका था, लेकिन तब से मैंने पिल्स को रिफाइन नहीं किया है और न ही मैंने प्रमोशन प्रोसेस को अटेम्प्ट किया है। जियान इतना आलसी होगा लगता है इसके बारे में चिंगशिन ने सोचा नहीं था। वो कहती है क्या प्रमोशन के लिए खतरनाक सोल स्ट्रेंथ और दुई की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर तुम उस रैंक पे पहले पहुंच चुके हो तो तुमने खुद को फॉर्मली प्रमोट क्यों नहीं करवाया। अगर तुम्हारे साथी इसके बारे में सुनते तो शायद हंस हंस के उनके पेट फूल जाए। जियान अपने कंधे फैला के बोलता है वेल मुझे लगता है प्रमोशन का समय आ गया है। जियान को चिल मारते हुए देख चिंगशिन साय करती है। वो बोलती है ठीक है ठीक है, जब हम दूजी पवेलियन पहुंचेंगे तो तब मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। बोलने के बाद उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई होती है। वो कहती है याद रखना रूम्स को ओपन होने में बस 4 महीने रह गए हैं, मुझे ये पिल उससे पहले चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि जियान तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सुनने के बाद भी जियान का आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगाता नहीं है। वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तभी जियान के दिमाग में एक सवाल आता है। असल में उसे दोजी पवेलियन के बारे में काफी कम पता होता है। जब वो चिंगशिन से दोजी पवेलियन के बारे में पूछता है, चिंगशिन के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहती है तुम्हें नहीं पता, जब डिसाइपल्स कल्टीवेशन केस में एंटर कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें दोजी पवेलियन में जाने का मौका मिलता है। दोजी पवेलियन में वो सारी टेक्निक्स और ट्रेजेस मौजूद होते हैं जो हर एक हॉल की स्पेशलिटी होती है। जियान तुमने 9th लेवल की कल्टीवेशन केव के अंदर 50 दिन से ज्यादा का समय बिताया है। ऐसा करने वाले तुम सिर्फ बर्निंग इंसेंस पवेलियन के 7वें नहीं हो, बल्कि तुमने सबके रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। यहाँ तक बोलने के बाद उसके शब्द रुक गए थे। वो जियान को स्माइल के साथ देखने के बाद बोलती है इसका मतलब है कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन की हिस्ट्री में तुम 7 टॉप डिसाइपल्स में सबसे एक्सेप्शनल हो। जियान को पढ़ रही चिंगशिन की आंखें चमकने लगी होती है। आखिरकार अगर किसी भी डिसाइपल के पीछे पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन के चैंपियन, ट्विन घोस्ट एम्पर को हराने वाला और 9th लेवल की कल्टीवेशन केव के अंदर 2 महीने बिताने वाला, जब अचीवमेंट्स किसी के नाम के साथ आएंगे तो वो फिगर अपने आप ही लेजेंडरी बन जाएगा। इन अचीवमेंट्स की वजह से चिंगशिन भी जियान को एडमायर करने लगी थी। जब जियान इस लड़की को अपने ख्यालों में खोते हुए देखता है, उसके सामने हाथ हिला के बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो अब भी उस दोजी पवेलियन के बारे में क्यूरियस था। जियान की आवाज सुन के चिंगशिन होश में आती है। वो कहती उसका चेहरा एम्बेरसमेंट की वजह से लाल हो जाता है। फिर वो गहरी सांस लेने के बाद जियान को चेतावनी देती है जियान तुम्हें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। मुझे लगता है अर्थ हॉल के डिसाइपल्स तुम्हारे लिए अच्छे विचार नहीं रखते हैं। उनका सीनियर सेकंड ब्रदर जू युआन वो 7 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुका है। ये सुन के जियान कहता है 7 स्टार दोदी। जियान इस नाम से अनजान नहीं था। अर्थ हॉल में जू युआन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है और बिना किसी शक के ऐसी रेपुटेशन उसने कमाई है। ऑफ कोर्स इन सभी बातों से जियान को कोई डर नहीं लगता है। खुद 6 स्टार दोदी के पीक पे पहुंचने के बाद अगर वो अपनी टेक्निक्स को कंबाइन कर देता है तो जियान को लगता था कि 7 स्टार दोदी भी उसे हरा नहीं पाएगा। वो कहता है तुमने इससे पहले रूइंस के बारे में बताया, ये क्या चीज है। ये सुन के चिंगशिन के चेहरे में मिस्टीरियस स्माइल आती है। वो बोलती है इसकी डिटेल्स अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन पवेलियन मास्टर ने बोला है कि इसके राज हमें 4 महीने बाद बताए जाएंगे, हमें तब तक इंतजार करना होगा। जियान समझ पाता है कि चिंगशिन को चीजें ज्यादा पता है, वो बस यहाँ पे राज नहीं खोलना चाहती है। उसके साथ कुछ और बात करने के बाद जियान अपने रास्ते पे चला जाता है। जब जियान का फिगर बिल्कुल सामने से गायब हो गया था, साथ में गायब होती है चिंगशिन के चेहरे की स्माइल। उसके चेहरे पे हिचकिचाहट दिखाई देती है। वो कहती है जियान मुझे लगता है इसकी आइडेंटिटी मिस्टीरियस है। जब उसके दिमाग में विचार चल रहे थे उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है मिस, क्या मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूं। इस आवाज को सुनकर चिंगशिन स्टार्टल्ड हो गई थी। वो मुड़ती एक मिडिल एज मैन
जियान की तरफ जो उसके बगल में मेटेरियलाइज हुआ था। इस व्यक्ति का ऑरा काफी वास्ट और ऑप्रेसिव होता है। ये होता है एक 9 स्टार 2 एम्परर का ऑरा। चिंगशिंग अपने सिर को हिला के बोलती है कोई जरूरत नहीं है, हमें बस अपने टास्क पे फोकस करना चाहिए। इस कंपटीशन के बाद हम वापस लौटेंगे। वैसे भी होली सी हमारे ऊपर प्रोग्रेस करने का दबाव डाल रहा है, इस बार वो हम सब कुछ हासिल करेंगे जिसे हमने खो दिया था। चिंगशिंग की बात को सुन के वो बंदा कहता है मिस हम जरूर सफल होंगे, जब अगली बार हम वापस लौटेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। चिंगशिंग इससे एग्री करती है। वो कहती है बर्नी इंसेंस पवेलियन के एल्डर्स ये हर दिन और भी चौकन्ने होते जा रहे हैं। तुम्हें अपने आप को फालतू में रिवील नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम्हें डिस्कवर कर लिया जाता है तो हमारा प्लान खराब हो सकता है। ये सुन के वो फिगर फिर से परछाइयों में मिलने लगा था। बस पीछे रह जाती है उसकी हल्की सी आवाज। वो कहता है भली बर्नी इंसेंस पवेलियन ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट में से एक है, लेकिन अगर इसे हमारे दूधी शिफेंग कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। आखिरकार हमारा होली सी सुप्रीम है। इसके साथ ही हवा में गायब हो गया था। नजर आ जाता है फायर बेम्बू हाउस की तरफ। यूं ही एंग्शियस आवाज में कहती है जियान अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या उसके साथ कुछ हो गया है? म्यूफंग कहता है डोंट वरी, मुझे लगता है बहुत जल्दी लौटेगा। ऑफ कोर्स भले म्यूफंग औरों को दिलासा दे रहा हो, अंदर से वो भी चिंतित था। जब जियान की टोली एक दूसरे से बातचीत कर रही होती है, यहाँ आते हैं 3 बिन बुलाए मेहमान। उनका लीडर जिसके घुंघराले बाल और एकदम तेज लाल कपड़े होते हैं, वो घमंड से भरी आवाज में कहता है क्या ये वही है? ह्यूमन हॉल को देखते हुए जगह उतनी बुरी नहीं है। इसके पीछे 2 चमचे खड़े हुए थे। उनमें से एक बोलता है बिग ब्रदर होंगची, क्या हम डायरेक्टली जाने वाले हैं? या इससे पहले ये व्यक्ति आगे बोल पाता, होंगची से डांटते हुए बोलता है मूर्ख, अगर हम ह्यूमन पैलेस के डोमेन में ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर सजासे में सीनियर सेकंड ब्रदर भी बचा नहीं सकते हैं। ये बोलने वाला बंदा जिसका नाम होंगची होता है, इसकी स्ट्रेंथ लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर की थी और ये अपने घमंडी बर्ताव के लिए जाना जाता था। भले इसकी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी हो, लेकिन इसका घमंड सबको ही ढक लेता है। होंगची कहता है सीनियर सेकंड ब्रदर ने हमें जियान की एबिलिटीज को चेक करने के लिए भेजा है, अगर हम सफल होते हैं तो हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुन के दोनों चमचे अपने अंगूठे उठा के बोलते हैं बिग ब्रदर आप सच में कितने होशियार हो। इधर इन तीनों के बीच में ये बातचीत चली रही थी, तभी ग्रीन फ्रूट जो कि पास ही गुजर रही थी वो इन्हें सेंस कर लेती है। वो पैनी आवाज में कहती तुम सभी छिपते छिपाते यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रीन फ्रूट को देख के दोनों चमचों में से एक चमचे की आंखें एकदम हवस से भर जाती हैं। वो कहता है क्या स्टनिंग फिगर है। तभी उसका साथी डांटती हुए बोलता है इडियट, ये ह्यूमन पैलेस की ल्यूडी है। मतलब ग्रीन फ्रूट का नाम ल्यूडी था। इसके पास स्नेक रेस की ब्लड लाइन है, इस वजह से अगर तुम इसके करीब गए तो फिर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये सब सुनने के बाद भी लगता है पहले वाले बंदे को बात समझ में नहीं आई थी। वो कहता है एक स्नेक पर्सन। हाँ, वो बिना हेजिटेशन के ग्रीन फ्रूट की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। ये देख के ग्रीन फ्रूट की आंखें और भी कोल्ड हो जाती हैं। वो कहती है तुम्हारी फायर बेम्बू हाउस के आसपास ऐसी अपराजकता फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी दुखी तुरंत ही जिंदा हो गई थी। हम उसके चारों तरफ की एनर्जी को एक एमरल्ड ग्रीन पाइथन के फॉर्म को लेते हुए देखते हैं। 6 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू करने के बाद ग्रीन फ्रूट की पावर को अलग ही बूस्ट मिला होता है। इस ऑरे को सेंस करके दूसरे वाले चमचे की आंखें भी सीरियस हो गई थी। वो कहता है साथ में हमला करो। दोनों भाइयों को आगे बढ़ते हुए देख ग्रीन फ्रूट भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कोल्ड आवाज में कहती है क्या तुम दोनों अर्ली स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर्स मुझे खुद से कमजोर समझ रहे हो? बैंक की आवाज के साथ एक इंटेंस लाइफ फोर्स रिपल फैली थी। ये देख के दोनों बंदों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए होते हैं। वो चौंकी हुई आवाज में कहते हैं 7th ग्रेड की लाइफ फोर्स। भले इनके टैलेंट्स कुछ खास नहीं हो, इनके पास होने वाली 5th ग्रेड की लाइफ फोर्स की वजह से और डिसाइपल्स इनकी वैल्यू करते थे, लेकिन दोनों ने सोचा नहीं होता कि स्नेक वुमन एक्चुअली में 7th ग्रेड की पावर को रखेगी। बर्नी इंसेंस पवेलियन के अंदर 7th ग्रेड की लाइफ फोर्स वाले एक्सपर्ट्स इन्हें एलिट्स माना जाता है। लगता है होंची के घमंड की हवा इन दोनों को भी लग गई थी। इनमें से एक बोलता है इंटरेस्टिंग, हमने सोचा था कि तुम्हारी जैसी स्नेक वुमन कुछ खास एबिलिटीज को नहीं रखती होगी, लेकिन लगता है हमने तुम्हें हल्के में लिया था। यहाँ पे दोनों दिखावा नहीं कर रहे होते, बल्कि सच में 7th ग्रेड की लाइफ फोर्स से फाइट करने के लिए तैयार थे। और ऐसा होता है उस इनाम की वजह से जिसे सीनियर सेकंड ब्रदर ने प्रॉमिस किया होता है। दूसरी तरफ नॉड करके दोनों बोलते हैं लेट्स गो। सुशिंग की आवाज के साथ हवा को चीरते हुए ये दोनों ग्रीन फ्रूट के ऊपर टूट पड़ते हैं। ग्रीन फ्रूट हम्प करके बोलती चौस है। वैसे भी जैसी इन दोनों की नजरें होती हैं, ग्रीन फ्रूट को दोनों से घिन आने लगी थी। अगर इस सेक्ट के अंदर जान लेना अलाउड होता तो शायद ये दोनों डेड बॉडीज बन चुके होते। सुनाई देते हैं बैंग 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 के साउंड। ये तीनों फिगर्स डांस करने लगते हैं। ऑफ कोर्स ये डांस खूंखार होता है। अब तक होंगची ने इस फाइट में इंटरवीन नहीं किया था। वो जब देखता है ग्रीन फ्रूट किस तरीके से दोनों अर्ली 6 स्टार 2 को अकेले ही संभाल पा रही है, उसके चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है लगता है फायर बेम्बू हाउस के डिसाइपल सच में टैलेंटेड है, बस इनकी चमक को जियान ने ओवरशैडो कर दिया है। वरना आखिर किसने सोचा था कि इस ग्रीन फ्रूट
के पास भी ऐसी छिपी हुई स्ट्रेंथ होगी। होंगची इस फाइट में तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। यहाँ पे ग्रीन फ्रूट के पास उसकी 7th ग्रेड की लाइफ फोर्स और ब्लड लाइन एनर्जी होती है। वहीं पे उसके दोनों अपोनेंट्स काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा रहे थे। ऐसा लगता है इन दोनों के अटैक्स बहुत अच्छे से टाइम किए जा रहे हो। ग्रीन फ्रूट जिसने अभी एक कदम पीछे लिया था वो खुद को स्थिर करके बोलती है तो ये दोनों सच में उतने नाकारा नहीं है। फिर बिना किसी वार्निंग के उसकी लाइफ फोर्स अपने नेचर को बदलने लगी थी। इस सफेद रंग की ऊर्जा में ग्रीन कलर मिलता है। काफी तेजी से ग्रीन फ्रूट का ऑरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो जैसे अपने पैरों को स्पेस के खिलाफ प्रेस करती है उसका फिगर दोनों के बीच में अपीयर होता है। स्विश स्विश की आवाज के साथ दो पाइथन शेप के अटैक दोनों चमचों की तरफ आगे बढ़े थे। इस अटैक की वेनमस नेचर को सेंस करके दोनों इसे डॉज करने की कोशिश करते हैं। जब वो अटैक इनके करीब पहुंचा होता है, ये दोनों साइड में हुए थे तो ये बैंग बैंग की आवाज के साथ दोनों एनर्जी स्नेक्स फट जाते हैं। वो ग्रीन पॉइजनस चीज चारों तरफ फैलती है। जब दोनों के प्रोटेक्टिव ऑरे इस जहर के संपर्क में आते हैं सुनाई देती है सिजल सिजल की आवाजें। ये वेनमस एनर्जी इतनी तेजी से दोनों के ऑरे को खा रही होती है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों को पूरा फोकस करना पड़ता है। दोनों में से एक बंदा अपने माथे से पसीने को पहुंच के बोलता है, डैम इट, इस तरीके से हम कमजोर होते जाएंगे। उसके कंपेनियन ने भी नोट किया था। वो कहता है इसकी लाइफ फोर्स के बारे में कुछ अजीब है, ये टॉक्सिक लाइफ फोर्स है। हालांकि दोनों ने रियलाइज कर लिया था लेकिन अब तक देरी हो चुकी होती है। इनके कान में जाती है ग्रीन फ्रूट की आवाज। वो कहती है भले तुम दोनों रियलाइज कर लिया हो लेकिन अब काफी देरी हो चुकी है। अगली पल में दोनों के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। फिर इनके चेहरे होने लगते हैं पर्पल। पैनिक की आवाज में एक बंदा बोलता है पीछे जाओ। ग्रीन फ्रूट ऑफ कोर्स इन्हें जाने का मौका नहीं देना चाहती थी। फिर से उसकी उंगलियों के ऊपर डांस करती है ग्रीन एनर्जी और पीछे ग्रीन स्नेक अवतार फ्लैश होता है। ग्रीन फ्रूट कहती है तुम्हारी स्नेक रेस का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर ग्रीन फ्रूट ने अपने हाथ को उठा लिया था। जब इस नजारे को होंगची देखता है उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वो कहता है डैम इट, ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बिना हेजिटेशन के वो आगे बढ़ा था। ग्रीन फ्रूट ने आगे तरफ इशारा किया ही होता है तभी उस स्नेक की इल्यूजरी फिगर से एक फारी रेड एनर्जी टकराती है। सुनाई देती बूम की आवाज। क्योंकि होंगची के अटैक के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लगता है उसने ज्यादा ही स्ट्रेंथ यूज कर दी होती है। जैसे ही ग्रीन फ्रूट की टेक्निक टूटती है बैकलैश की वजह से वो पीछे चली गई थी। साथ में ग्रक की आवाज के साथ उसके मुंह से खून बाहर आता है। वहीं पे दोनों बंदे जिनका चेहरा पर्पल हो गया था वो जल्दी से कुछ मेडिसिन पेज को बाहर निकाल के कटकते हैं। वो होंगची की तरफ देख के बोलते हैं सीनियर ब्रदर थैंक यू। होंगची दोनों को घूरते हुए बोलता है ये सब तुम्हारा किया कराया है, अगर तुमने इस लड़की को नहीं छेड़ा होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। फाइनली वो मुड़ता है ग्रीन फ्रूट की तरफ। होंगची बोलता है हमारी बैटल ने लगता है और लोगों के ध्यान को आकर्षित कर लिया है, उम्मीद करूंगा कि इनमें से जियान भी एक होगा। 5 बैम्बू हाउस से इस हड़कंप को नोटिस करने वाली सबसे पहले मियुइंग थी। वो कहती है बाहर क्या हो रहा है, खासकर क्योंकि उसका एट्रीब्यूट भी फायर होता है। होंगची का फायरी और उससे छिपता नहीं है। मिफंग जो कि पहले से दरवाजे के पास पहुंच गया था वो कहता है चलो हम देख के आते हैं। इनके पीछे लिड ले जाता है। सीन लौटता है वापस ग्रीन फ्रूट की तरफ। जब वो देखती है किस तरीके से होंगची ने पहले अटैक को करने के बाद इस तरीके से अपने साथियों के हालचाल पूछने शुरू कर दिए थे और फिर उसकी नजरें 5 बैम्बू हाउस पर टिक जाती हैं। ग्रीन फ्रूट कहती है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। वो भी जानती थी कि पिछले होंगची के अटैक की वजह से और उन्होंने इन एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस कर लिया होगा और अब वो यहाँ पे तेजी से आ रहे होंगे। ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया था। ग्रीन फ्रूट कहती क्या ये यहाँ पे जियान का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली वो सेंस करती होंगची की स्ट्रेंथ को। उसे इस बंदे के अंदर से एक प्रेशर सेंस होता है। तभी होंगची कहता है तो वो आ गए। ये शब्द उसके मुंह से बाहर ही आए थे। ग्रीन फ्रूट के बगल में 3 लोग अपीयर होते हैं। ये शाओई, मियुइंग और म्यूफंग थे। मियुइंग पूछती ग्रीन फ्रूट क्या तुम ठीक हो। इस पे ग्रीन फ्रूट अपने सिर को हिलाती है। वो कहती मैं बस थोड़ी सी कमजोर स्थिति में हूँ। ग्रीन फ्रूट के होठों से लगे खून को देख के मियुइंग के अंदर का गुस्सा जागने लगा था। वो कहती है जगह फाइट करने के लिए नहीं है, मुझे लगता है तीनों यहाँ पे गलत मकसद को लेके आए हैं। जैसे मियुइंग का फिगर अपीयर हुआ था होंगची की नजरें उसकी वो चिपक गई होती है। वो कहता है ऐसी सुंदर लड़की। वो अपनी एडमिरेशन को छिपाने की कोशिश नहीं करता। वो खुद से बोलते आखिर इस दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल वुमन कैसे हो सकती है। इसकी वो स्नो वाइट स्किन ये एकदम बर्फ पे चलने जैसी है और साथ में उसका वो कोल्ड और फायरी ऑरा ये खिलते हुए स्नो लोटस जैसा है। होंगची जल्दी से अपने दिमाग को चला के बोलता है ही हम बस यहाँ पे जूनियर ब्रदर जियान को देखने के लिए आए हैं। मैंने सुना है जूनियर ब्रदर जियान ने हमारे फैंक्शन पवेलियन के एंशिएंट रिकॉर्ड को तोड़ा है। हम बस इस चीज को कंफर्म करना चाहते थे और क्योंकि मेरे साथियों को लगा कि तुम्हारी कंपेनियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के अंदर अपने हाथ आजमाने की इच्छा उठ गई। ये सुन के म्यूफंग अपनी आंखें नैरो कर लेता है। वो कहता है क्या सच में ऐसी बात है। भले इन दोनों की स्ट्रेंथ 6 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज पे हो, उसे इन दोनों को हराने में कॉन्फिडेंस था। हालांकि होंगची की स्ट्रेंथ म्यूफंग के लिए भी काफी खतरनाक होती है। तभी सामने बढ़ता है
है लिटरली अचानक से वातावरण गर्म होने लगता है। वो कहता है इसे मैं हैंडल करता हूँ। जैसे लिटरली की नजरें होंगची के ऊपर गई थी, होंगची को लगता है जैसे उसके ऊपर कई पहाड़ रख दिए गए हों। वो कहते हैं डैम। वो समझ जाता है इस सेक्टर के सारे डिसेबल्स के बीच में ये सामने खड़ा बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हालांकि म्यूइंग को पता होता है कि लिटरली सबको संभाल लेगा। वो तब भी अपने सिर को हिला के बोलती है मैं एक को संभालूंगी। बात ऐसी थी कि अगर लिटरली अकेली सब कुछ करता है तो इससे सेक्टर के डिसेबल्स के बीच में बैलेंस खराब हो जाएगा। इसे लिटरली भी समझता था और उसने एक बार फिर से अपने कदम पीछे ले लिए होते हैं। लगता है होंगची का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया होता है। वो कहता है तो हो ही जाए। बारी आती है म्यूइंग के ऑफेंसिव पे आने की। वो कहती है हमारी टेरिटरी में आके हमारे डिसेबल्स को इंजर्ड करना तो मैं इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये कहती है उसके हाथ से बाहर आता एक छोटा सा फ्लेम का क्लस्टर पफ की आवाज के साथ उसकी पूरी बॉडी को घेर लेता है। क्योंकि म्यूइंग होंगची दोनों लेट से 6 स्टार दूधी पे थे, फाइट बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। जब होंगची ने लाइट बीम से म्यूइंग के ऊपर हमला किया था, म्यूइंग के इशारे से फ्लेम उस अटैक को निगल लेती है। ये फ्लेम तब भी रुकती नहीं है। एक फायर ड्रैगन के फॉर्म को लेके वो सीधा चली जाती है होंगची की तरफ। अपने सामने बड़े से बैरियर को बनाने के बाद भी होंगची बैंग की आवाज के साथ पीछे चला गया था। वो शौक से भरी आवाज में कहता है ये क्या चीज है। वो फील करता है कि भले दोनों का कल्टीवेशन बेस बराबर हो, इस लड़की ने उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया था। म्यूइंग की हाथ की फ्लेम एक छोटे से पाइथन में बदलती है। जैसे म्यूइंग ने इसे सामने की तरफ उछाला था, ये पाइथन अपने आकार को बढ़ाता है। एक बार आसमानी तरफ तेज रोर के साथ ये सीधा होंगची के ऊपर टूट पड़ा था। जवाब में होंगची चिल्ला के बोलता है ड्रैगन रीच। लगता है ये थी एक एजिलिटी स्किल। होंगची का फिगर एक ही फ्लैश में इस जगह से करीब 30 मीटर दूर अपीयर हुआ था। ऐसा करने से उसने म्यूइंग के अटैक को डॉज कर दिया होता है। बस अफसोस की बात ये थी कि वो इससे पहले सांस ले पाता, उसकी तरफ एक भयानक स्पिरिचुअल सोनिक वेव बढ़ी थी। अटैक का नाम होता है हुआंग डिवाइन एंकर। जैसी सोनिक वेव होंगची की दूसरी तरफ जाती है, ऐसा लगता है इसे होंगची के दिमाग को इफेक्ट किया हो। तभी उसकी आंखें एकदम डल हो चुकी होती है और स्क्वीक की आवाज के साथ वो वहीं पे जम जाता है। ये देख के म्यूइंग हेजिटेट नहीं करती। एक और फ्लेम पाइथन को वो होंगची की तरफ बढ़ा देती है। ये पाइथन स्विच की आवाज के साथ होंगची के बगल में अपीयर हुआ था। फिर हम इसे होंगची को जकड़ती हुई देखते हैं। तुरंत ही तेज आ वाली चीख की आवाज सुनाई देती है। अच्छी बात ये थी कि होली फ्लेम के ऊपर म्यूइंग का बहुत शानदार कंट्रोल होता है। लगता है ऐसे दर्द की वजह से होंगची अपने होश खो बैठा था। सीन कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है। जब होंगची होश में आया था तो वो अपने आप को काफी बुरी हालत में पाता है, क्योंकि इसे घमंड की एक तरीके से आदत लग गई थी। वो बिना किसी को देखे सीधे चिल्लाने लगता है मैं इसे भूलूंगा नहीं। उसे म्यूइंग और वो सोनिक अटैक याद आया था। तुरंत ही उसकी आंखें लाल हो जाती है। होंगची खड़ा होकर बोलता है चलो यहाँ से। इससे पहले ये कदम भी आगे बढ़ा पाते इनके कान में जाती है एक पैनी आवाज। वो आवाज कहती है तुम्हें इतनी जाने की जल्दी क्या है। फिर हुआ था जियान। इसके चेहरे पे गहरी स्माइल होती है। ये देख के होंगची का दिल बैठ गया था। वो चिल्ला के बोलता है जियान। खासकर जब उसे जियान के चेहरे की वो अजीब सी स्माइल दिखाई देती है, वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और ऐसे में बस उसके पास एक विकल्प था। वो दहाड़ के बोलता है जल्दी भागो। ये एक दिशा की तरफ जस्ट मुड़ी होते हैं। इन्हें अपने सामने जियान का फिगर दिखाई देता है। वो कोल्ड आवाज में कहता है तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। अब तक म्यूइंग, म्यूफंग और बाकी के लोग भी उसके पीछे अपीयर हो चुके थे। इन्हें देख के होंगची की हवा वैसे भी टाइट हो गई होती है, क्योंकि अगर वो जियान को संभाल नहीं पा रहा है तो बाकियों के यहाँ पे मौजूद होना ये उसके लिए खतरे की घंटी होती है। तीनों एक दूसरे की तरफ नोट करके अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। वो सबऑर्डिनेट आगे बढ़ के बोलता है हमें अर्थ पैलेस के सीनियर सेकंड ब्रदर ने भेजा है। खैर इस बात को तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मामला कैसे फिनिश होगा, खासकर क्योंकि यहाँ पे जियान अपीयर हो गया है तो ऑप्शन भी काफी हो चुके हैं। खैर तुम्हारे भाई को भयंकर नींद आ रही है। बात ऐसी ही कि अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं और उसकी तैयारियां सारी एनर्जी खा जाती है। आई होप आप इसे समझ पा रहे होगे। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर आप अगले 2 एपिसोड को आज ही एंजॉय करना चाहते हो तो आप हेलगार्डन की मेंबरशिप के इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले प्लान्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे अगर आप बिल्कुल बेसिक मेंबर बनते हो तो आपको कल का वीडियो आज शाम को ही देखने को मिलेगा, जिसे हम अर्ली एक्सेस के रूप में अवेलेबल करवाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।